अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की नई एपिसोड के साथ राना बाबी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों को बहुत शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, आज हम एक डिफरेंट टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे अद्वियात के हुसूल और उनके इस्तेमाल पे। सबसे पहले कुछ मैं इंट्रोडक्शन में चीज़ें ऐड करूँगा, फिर मैं आगे प्रोग्राम में क्या होगा वो भी आपको बताऊँगा। सबसे पहले हम बात करेंगे उन अद्वियात के इस्तेमाल पर जो हम घरेलू तौर पर यूज़ करते हैं। मतलब हम अपने घर में खुद ही हम अपने डॉक्टर होते हैं, या हमारे घरों के जो बड़े बुजुर्ग हैं या हमारे फैमिली मेम्बर्स या हमारे क्लोज फ्रेंड्स वो भी डॉक्टर ही होते हैं। मतलब जो सिलसिला कार कई सालों से हमारे घरों में चलता आ रहा होता है, जो रेमेडीज़ हम अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो आने वाली जो जनरेशन होती हैं वो उन तक मुंतकिल होता रहता है। ये साइकोलॉजिकली किस हद तक ठीक है या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। ऐसा क्यों होता है, इस पर भी बात करेंगे। और ये जो ज़ाती तौर पर अपना डॉक्टर बनकर अपना इलाज खुद करना, ये किस हद तक सही है या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन छोटी सी मिसाल देता हूँ। जैसे कि हमारे सर में दर्द हो रहा हो तो हम यूजुअली डिस्प्रिन खा लेते हैं, बुखार हो तो हम पैराडोल खा लेते हैं, पेट में दर्द हो तो फ्लैजल खा लेते हैं। ठीक है, तो ये दो तीन चीज़ें हैं। जब गला ख़राब हो तो जो सिरप पीकर हमें लगता है कि हम ठीक हो जाते हैं, वही हमारे घरों में पड़ा होता है और हम उसी को इस्तेमाल करते हैं। तो हम डॉक्टर के पास जाना, वो वक्त निकाल कर उसके पास जाना, हम शायद इसमें सुस्ती और काहली बरतते हैं, जिसकी वजह से शायद हम आने वाले वक्त में किसी बड़ी बीमारी का भी शिकार हो जाते हैं और हमें पता ही नहीं होता। और पता तब चलता है जब बहुत देर हो जाती है। तो ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम में हम कुछ डॉक्टर्स हज़रात से मिलेंगे, कुछ फार्मासिस्ट लोगों से मिलेंगे और उनसे हम डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोग ऐसा क्यों करते हैं, ये साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट करता है या जो हमारी ट्रेडिशंस चलती आ रही हैं हम उसको फॉलो करते हैं। फिर जो खुद का इलाज करना किस हद तक सही है, किस गोली का इस्तेमाल करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए, ये भी हम बात करेंगे। फिर इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि जो अक्सर औक़ात हम मेडिसिन लेने जाते हैं तो हमें उसके ऑल्टरनेट में सेम फार्मूला कहकर जो मेडिसिन दी जाती हैं, क्या वो रिलायबल हैं, लोकल मेडिसिन कंपनीज रिलायबल हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ के बड़े ब्रांड्स की जो दवाइयाँ हम सही समझते हैं क्वालिटी वाइज, उनके बरक्स अगर हम कोई लोकल मेडिसिन यूज़ करते हैं उसका इस्तेमाल किस हद तक आपको फ़ायदा दे सकता है और किस हद तक नुकसान देता है। सो इससे रिलेट और भी बहुत सारी बातें होंगी जो आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। सो आज का प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली वो तमाम लोग जो घरों में बैठे मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं। आप अपने डॉक्टर बनते हैं तो क्या ये सही है या नहीं, इस बारे में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार। आइए आगे बढ़ते हैं और मुलाकात का सिलसिला शुरू करते हैं। ख़वातीन हज़रात, अभी हम बात करेंगे, जैसे इंट्रोडक्शन में भी मैंने चीज़ें ऐड ऑन की हैं, कि खुद का डॉक्टर बनना एक तो सबसे बहुत बड़ा इशू है। फिर जो सेल्फ मेडिकेशन है उससे फ़ायदा शायद कम होता है, नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, जो कि लॉन्ग टर्म में जाके आपको उसके असरात नज़र आते हैं। इसके पीछे आपकी कोई फैमिली बैकग्राउंड्स भी हैं, आपका एक फैमिली एनवायरनमेंट भी चल रहा होता है, कुछ ट्रेडिशंस होती हैं घर में जो चल रहा होता है, आप उसी को अपनाते हैं। ठीक है, तो इसमें इश्यूज़ जो हैं डेफिनेटली जो लॉन्ग टर्म होते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, और इसका नुकसान भी जो है वो आपको बाद में पता चलता है। सो इस बारे में डीप डिस्कशन के लिए मेरे साथ डॉक्टर हन्नान नूर मौजूद हैं। आप कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हैं। वक्त लिया है थोड़ा इनसे, तो अब आइए कुछ मुफीद बातें जो हैं अबाउट सेल्फ मेडिकेशन और ये खुद का डॉक्टर बनना और भी बहुत सारी बातें, सो इनके जवाब लेने की कोशिश करें। और सबसे पहले प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं जी। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू। अच्छा हन्नान डॉक्टर साहब, सबसे मुझे ये बताइए कि ये जो खुद का डॉक्टर बनना, ये आपके नज़दीक किस हद तक सही है और किस हद तक नहीं है? जी, मेरे ख़्याल से तो ये बिल्कुल एक गलत बात है कि ख़ुद को आप मेडिकेशंस के ऊपर डालें। और सबसे ज़रूरी चीज़ मैंने बताने की जो कोशिश है मेरी, वो ये है कि देखें, एक डॉक्टर बनने के लिए हमें अच्छी खासी एक पढ़ाई से गुजरना पड़ता है। आप समझ जाएं कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे पीक पढ़ाई है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्लासेस पढ़ के आपको पढ़ना पड़ता है, तो वो एक डॉक्टर की पढ़ाई है। और फिर एब्सोल्यूट सिंपल डॉक्टर के बाद फिर आगे स्पेशलाइजेशन के लिए आपको और ज़्यादा जो है वो पढ़ाई करनी पड़ती है। और इस सिचुएशन के अंदर हमने हज़ार चीज़ें को देखते हैं, एडवर्स इफेक्ट्स देखते हैं, हर ड्रग के इंटरेक्शंस होते हैं, हर ड्रग की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, डिज़ीज़ की डायग्नोसिस होती है। तो ये सारी चीज़ें जहन में रख के चीज़ों को फिर डॉक्टर जो है वो कोई प्रिस्क्राइब करता है मेडिकेशन। और अगर इन सब को आप मद्देनज़र ना रखते हुए ख़ुद मेडिकेशन लेते हैं तो फिर उसके बेतहाशा साइड इफ़ेक्ट्स पर निकलते हैं। तो मेरे ख़्याल से जो आपका सवाल है उसके अंदर ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये मैं जहाँ हद तक मकतूल कोशिश करनी चाहिए कि जब तक डॉक्टर की एडवाइस ना ली जाए तब तक कोई मेडिसिन ना खाई। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आप भी जानते हैं, जैसे मैंने अभी बात भी की है, जिक्र भी किया है कि हमारी कुछ फैमिली ट्रेडिशंस होती हैं। हम बड़े बुज़ुर्गों को देखते हैं, वालदैन को देखते हैं कि घर में सर में दर्द है तो जनाब फ़लानी गोली खा लो, बुखार है तो पैराडोल खा लो, गला ख़राब है तो वो वाला सिरप, वो एक स्पेशल होती हैं 3-4 चीज़ें, दवाइयाँ हमारे फर्स्ट एड में होती हैं ऑल टाइम, और वही ट्रेडिशन चलती रहती है। इसके पीछे मुझे बताइए कि साइकोलॉजिकली ये इफ़ेक्ट करता है या हमारी जो एज ए ह्यूमन हम ज़रा सुस्ती काहली
के शिकार होते हैं, हमें जाना आना उससे हम बचते हैं, क्या अखराजात इसके अंदर आप फेस करते हैं? आपके पास डेफिनेटली जब मरीज़ आते हैं तो वो चीज़ें आपके साथ डिस्कस करते होंगे। सो अब मुझे ज़रा बताइए ओवरऑल रीज़न क्या है ओवरऑल? जो मेरे ख्याल में मैक्सिमम रीज़न जो मेरे सामने आई है वो एक तो जिस तरह आपने बताया कि फैमिली ट्रेडिशंस के अंदर ऐसे है कि जी सर में दर्द हो रहा है तो 2 पैराडोल की गोलियां खा ली जाएं, और वो रूटीन के अंदर फिर जब दर्द होता है तो वो खा ली जाती हैं, लेकिन और सभी खा रहे हैं और बच्चों को भी वही दे रहे होते हैं। सबसे बड़ा उसके अंदर जो इशू है वो मिस डायग्नोसिस ऑफ योर डिजीज़ है। आपको सर में दर्द थी तो आपने 2 टैबलेट पैराडोल ले ली, आपको वो ठीक हो गई, टेम्परेरी तौर पे रिलीफ होगी, लेकिन हो सकता है कि उसकी बैकग्राउंड, उसकी जो कॉज है वो इतनी बड़ी हो जो टेम्परेरी तौर पे आपके सिम्टम को उसने दबा दिया, और इन लॉन्ग टर्म आपको उसके जब वो हद से ज़्यादा गुजर जाएगा तो फिर आप उस सिम्टम को लेके जब डॉक्टर के पास पहुंचेंगे तो फिर हमें पता लगेगा जी ये तो बीमारी जो है वो अपनी जो स्टेज है उससे काफ़ी आगे तक जा चुकी है, और उसकी वजह से फिर पेशेंट को एडवर्स इफेक्ट उठाने पड़ते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, एक फैक्टर ये हो गया। नंबर सेकंड फैक्टर जो है ना, आपने बड़ी अच्छी बात की, आजकल ना एक्चुअली दौर जो है वो है कि घर पे बैठ के जो कुछ हो जाए ना, ऑनलाइन कंसल्टेशंस जो इन्होंने स्टार्ट कर, तो मैंने देखा है कि डॉक्टर्स की एप्स भी हो गई हैं और ऐप के अंदर आपको कंसल्टेशन मिल जाती है, जिस भी बीमारी की आपने उससे ऑनलाइन लेना है वो कर लें आप। ये एक्चुअली वो ये स्टार्ट हुआ जब कोविड आया, तो कोविड के ज़माने के अंदर चलो उन लोगों के लिए अच्छा है कि जो डॉक्टर तक नहीं पहुंच सके, कोई एमरजेंसी ट्रीटमेंट लेनी है तो ले ली, लेकिन इस चीज़ को बिल्कुल जो है वो टोटली इस बात पे डाल दिया जाए कि जी घर बैठे के डॉक्टर से बात हो सकती है तो हम सिर्फ उस पर ही रहें। देखिए हमारी जो स्टडी होती है, जब हम लोग किसी पेशेंट को जाके शुरू करते हैं, देखना शुरू करते हैं, सबसे पहले हिस्ट्री लेते हैं, एंड हिस्ट्री के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इज एग्जामिनेशन, और हम तस्वीरों पे बैठ के मरीज़ों का एग्जामिनेशन करके उसका इलाज नहीं कर सकते, और पेशेंट आएगा उसका एग्जामिन करेंगे तो फिर ही क्या। एक सेकंड फैक्टर ये बहुत बड़ा। तीसरा फैक्टर, आपने जो महंगाई का दौर चल रहा है, आपको पता है हर बंदा चाहता है कि यार मेरी पैसे जो है ना जितने बच सकते हैं ना हम उसको बचा दें। और अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी होता है कई लोगों के दिल में वहम खदशात भी होते हैं, मैं जाऊंगा कोई और चीज़ ही ना निकल आए, और भाई जो जैसे चल रहा है चलते रहने दो। यस ये भी है। और मैं इसके अंदर जो आजकल ये जो चीज़ मैं आपको लेके ना पैसों से रिलेटेड, अक्सर अब डॉक्टर की बजाय ना जो काहिल नहीं है और जो फिर भी मेडिकल स्टोर तक भी पहुंच जाते हैं, तो मेडिकल स्टोर पे मैंने खुद मेडिकल स्टोर से कोई चीज़ मेडिसिन लेने जाऊं तो मेरे साथ खड़ा ही एक बंदा वो पूछ रहा होता है मेडिकल स्टोर वाले कि मुझे ना ज़ुकाम है, कोई दवाई दे दो, साथ थोड़ा सा सर में दर्द भी हो रहा है, केड़ी दवाई लेनी चाहिए। तो वो उसको अप्रिशिएट करते हुए जवाब भी दे देता है और उसको कहता है जी ये दवाई ले लें, डॉक्टर साहब ये दवाई लिखते होते हैं। और वो फिर मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ें को हम इनकरेज करना चाहिए, उसको बिल्कुल 100% डिस्करेज करना चाहिए, ताकि आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन जो ड्रग की साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ड्रग इंट्रैक्शंस हैं, फिर वो जो बड़े डिजीज़ को ओवर मास्क हो रहे हैं, वो चीज़ें हैं वो बड़े मसला करती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब के साथ डिस्कशन का सिलसिला जारी है, ब्रेक की जानिब जाएंगे, वापस आते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि प्रोग्राम के अगले हिस्से में शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए। ऑलराइट खबरें नजरात, हम वापस आ चुके हैं और डॉक्टर साहब के साथ ऑफ द रिकॉर्ड भी डिस्कशंस हो रही थी, अब हम उसको ऑन द रिकॉर्ड लेकर के आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए, जिस तरह से हम देखते हैं कि आप या किसी भी डॉक्टर से जब भी कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब होती है तो वो प्रिस्क्रिप्शन लेकर जब किसी भी मेडिकल स्टोर जाता है तो उसमें से कुछ अद्वियात ऐसी होती हैं जिसका ऑल्टरनेटिव रिकमेंड किया जाता है वहाँ के सेल्समैन की तरफ से या वहाँ पर जो भी फार्मेसीज में जो लोग होते हैं। तो मुझे ये बताइए, ये जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन होती हैं क्या ये सेम इफेक्ट देती हैं जिस चीज़ को सामने रखते हुए किसी भी डॉक्टर ने किसी भी मेडिसिन को रिकमेंड किया है, और वो सही है या नहीं, इस हवाले से प्लीज़ बताइए। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट सवाल है जो कि हमें रोज़मर्रा से गुजरना पड़ता है इस सिचुएशन से, और इसके अंदर जो आपने बात बताई कि जो फर्स्ट इनिशियली तो ना आइडियली जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि डॉक्टर को सिर्फ जो मेडिसिन होती है ना उसके 2 नेम्स होते हैं, एक केमिकल फार्मूला होता है, एक ब्रांड फार्मूला होता है। जो केमिकल है ना उसके अंदर आप लिखते हैं कोई एक ड्रग है जैसे पैरासीटामोल है, दैट इज़ नॉट अ पैराडोल, दैट इज़ अ पैरासीटामोल जो उसका सॉल्ट है, तो आप उसके ऊपर पैराडोल लिख के भेज देते हो। आइडियली पैराडोल नहीं लिखना चाहिए, जो मेजर जो बड़ी कम जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, उसके अंदर आपको हमेशा केमिकल नेम्स लिखे जाते हैं कि आप पैरासीटामोल लिख के भेज दें। अब गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ आ गई हैं इंस्ट्रक्शंस के आप ख़ासतौर पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कि आप स्पेसिफिकली किसी ड्रग का नाम ना लिखें, ब्रांड का नाम ना लिखें, आप केमिकल्स नेम लिखें। तो आजकल हम लोग केमिकल नेम लिख देते हैं।
अब नो डाउट कि जो अच्छी कंपनीज़ हैं उनकी प्रोडक्शन भी अच्छी है, उनका जो रॉ मटेरियल आ रहा है बाहर से वो भी अच्छा है और उसकी एफिकेसी भी उतनी अच्छी होती है, लेकिन वो क्योंकि बाहर से प्रोड्यूस होके आई होती हैं तो उसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अब दो चीज़ें आ जाती हैं कि जब हम प्रिस्क्रिप्शन लिख के भेजती है तो वो मेडिकल स्टोर वाले के पास गया, तो मेडिकल स्टोर वालों ने आपको, जैसे आपने कहा ऑल्टरनेटिव ड्रग कोई दे दिया, तो ऑल्टरनेटिव ड्रग का केमिकल फार्मूला तो वो सेम ही होगा, वो उसको चेंज नहीं कर सकता। क्वालिटी भी सेम होती है? क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है क्योंकि प्राइस का ब्रैकेट का फ़र्क पड़ जाता है। मैंने आपको बताया रॉ मटेरियल का फ़र्क है, बाहर से जो ड्रग आ रही है उसकी प्रोडक्शन रॉ मटेरियल और है। अब एक ड्रग अगर 700 रुपये की है और दूसरी ड्रग 70 रुपये में मिल रही है, ऑब्वियसली उसकी एफिकेसी के अंदर, उसकी क्वालिटी के अंदर, उसकी पैकेजिंग के अंदर, उसकी रिजल्ट्स के अंदर डिफरेंस आ जाता होता है। अच्छा, मैं दोबारा से एक, क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड भी हम बात कर रहे थे, सेल्फ मेडिकेशन की जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हैं वो मुझे ज़रा प्लीज़ ज़रूर क्लियर कीजिए, क्योंकि कुछ लोग मानते भी नहीं हैं। मतलब हमारी फैमिली में जो बड़े बुजुर्ग भी होते हैं, मतलब हम अगर आज की जनरेशन है और आज की जनरेशन को अगर समझ आ गई है कि नहीं ये तरीका गलत है, तो साइकोलॉजिकली कैसे उनको ट्रीट किया जाए और उनको कैसे उनसे एडमिट कराया जाए और उनको अग्री किया जाए कि ये जो आपकी बीमारी से रिलेटेड मेडिसिन है वो ये वाली ठीक है, जो आप फार्मूला कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। अब मैं अपनी ज़ाती मिसाल देता हूँ। पैनाडोल की गोली मैं समझता हूँ कि मैं जब भी डाउन फील करता हूँ, जब भी डॉक्टर साहब मैं वो 2 पैनाडोल खाता हूँ और मैं 6-8 घंटे के लिए ऐसा होता हूँ कि मुझे आप दुनिया के जिस मर्जी कोने में ले जाएं, मैं इतना एक्टिव फील करता हूँ। व्हाट इज़ द रीज़न कि वो मुझे इतना, और मेरा उस पर वो जो ना एक ट्रस्ट बिल्ड हो चुका हुआ है कि जब भी मैं बीमार हूँ, मैं थका हूँ और मुझे कहीं सफ़र भी करना हो, तो मुझे इतना पता है ये मैं खा लूँ और मुझे 8-10 घंटे के लिए इतना एक्टिव हो जाता हूँ कि जैसे मैं टोटल फ्रेश फील करता हूँ। व्हाट इज़ द रीज़न? देखिए ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन जो है ना, ये आपको एक, जैसे आप बता रहे हैं ये सारी जो अपनी सिचुएशन आपने कहानी सुनाई ना, कोई भी ड्रग ली जाए ना तो उसकी एक हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं अब्यूसिवनेस। जब आप किसी भी ड्रग को ज़्यादा क्वांटिटी में लेना शुरू कर दोगे ना तो आप उसके एडिक्ट हो जाते हैं, और ये ड्रग का एक साइड इफ़ेक्ट है एडिक्शन। जैसे आप कोई सिगरेट पीते हो तो सिगरेट जब पीते हो तो आपको सुकून मिल जाता है, जब आप सिगरेट नहीं पीते हो तो उसके पीछे आपको क्रेविंग होती है। काफ़ी ऐसी ड्रग्स हैं, ख़ास तौर पे ये पेन किलर्स, जैसे आपने स्पेशली पैनाडोल की, अगर पैरासीटामोल की बात की, स्पेशली पेन किलर्स एक ऐसी ड्रग्स हैं, जैसे या नींद की दवाइयाँ हैं, कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो कि आपको डिपेंडेंसी ले आती हैं उसके ऊपर, और इंसान वो लॉन्ग अरसे के लिए खाते हैं। उसको पता है मैं दवाई खाऊंगा मेरी पेन रिलीफ होगी, आई एम फीलिंग एनर्जेटिक, तो मुझे जब भी होगी मैं 2 दवाई खाऊंगा, तो डैट नहीं फिजिकली आप इम्प्रूव कर जाते हो टेम्परेरी तौर पे, क्योंकि जो पेन किलर है वो एटलीस्ट पेन को तो रिजॉल्व करेगी, क्योंकि पेन इज़ नॉट अ डिजीज़, पेन इज़ अ सिम्टम। मरीज़ की एक हालत प्रेजेंट हो रही है कि डॉक्टर साहब मुझे दर्द होता है, लेकिन दर्द की वजह क्या है, दैट इज़ डिजीज़। तो पेन किलर खाने से आपका दर्द तो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो डिजीज़ ठीक नहीं होगी। फिर जब दर्द ठीक होता है तो आप एनर्जेटिक फील करते हो, आप कहते हो कि यार मुझे जब हो गया ना मैं 2 गोलियां खा लूँगा। जब आप 2 गोलियां खाते हो तो आपकी वो जो बॉडी है उसकी एडिक्टिवनेस आ जाती है उसके अंदर, वो कहती है कि मैं ना इसके बगैर रह नहीं सकती। कहते हैं डॉक्टर मुझे, जो एक बंदा रात को नींद की गोली खाता है वो शुरू करता है, उसको बड़े मज़े की नींद आती है, फिर टाइमली वो जब तक गोली खाता नहीं है उसको नींद नहीं आती, और उसकी वजह से वो डिपेंडेंसी हो जाती है। और दैट इज़ ऑल्सो अ साइड इफ़ेक्ट ऑफ अ मेडिसिन। एब्यूसिवनेस या ये डिपेंडेंसी, इसकी वजह से मरीज़ को लॉन्ग टर्म्स के अंदर, जब ये शुरू में तो मज़ा दे रही होती है कि आपको रिलीफ मिल रहा है, सारा जो आपके सिम्टम्स है वो रिलीव हो रहे हैं, लेकिन एट द एंड यू गेट डिपेंडेंट टू दैट ड्रग। जब भी आप ड्रग कोई लेते हो तो जैसे पेन किलर था, टेम्परेरी तौर पे आपका सिम्टम्स रिलीव हो गया, तो उसके बाद आपको जब रिलीव होता है तो यू विल फील फ्रेश, और जब यू विल फील फ्रेश तो आप कहते हो कि यार मैं 2 दवाइयाँ जब लेता हूँ, एतमाद बहाल हो गया कि जब मुझे दर्द होगी मैं 2 गोलियाँ खाऊंगा मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन उसका साइड इफेक्ट क्या हो रहा है कि यू गेट डिपेंडेंट ऑन दैट ड्रग, और इन लॉन्ग टर्म्स आपको उसके फिर साइड इफेक्ट्स लेने पड़ते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स को बर्दाश्त। में सबसे बड़ी जो साइड इफेक्ट है डिपेंडेंसी है।
आप उस ड्रग के बगैर ज़िंदा ही नहीं रह सकते। आप कहते हो कि मैं दवाई खाऊंगा तो ठीक हूँ, और फिर हर ड्रग के अपने साइड इफ़ेक्ट हैं जो उसको बाद में भुगतने हैं। डॉक्टर साहब हमारे यहाँ हमने ये भी देखा है, अब आपने देखें कितनी ज़बरदस्त बात की है कि हम एक्चुअली पेन को रिलीव करते हैं, उसके रीज़न को ठीक नहीं करते। और मेरे ख्याल से ये जो हम अक्सर देखते हैं कि एकदम से कोई बीमारी उठती है और पता चलता है जी आखिरी स्टेज है, पता चला जी थर्ड स्टेज पे आप, सेकंड स्टेज पे आप, तो दैट इज़ द एक्चुअल रीज़न जो कि लोगों को नहीं पता होता। तो ये है सेल्फ मेडिकेशन का सबसे बड़ा नुकसान कि जो मेजर प्रॉब्लम आपकी बॉडी के अंदर चल रहा है, जो बीमारी है वो ठीक नहीं होती, उसका सिर्फ पेन रिलीफ आपको मिलता है, जो कि बाद में 6-8 साल बाद आपको पता चलता है और फिर आपको पता चलता है लो जी अब तो आखिरी वक्त आ गया। डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा कि आप देखने वालों को ज़रूर ये पैगाम दें कि ख़ुद का डॉक्टर बनना किस हद तक नुकसानदेह है और इससे बचाव कितना ज़रूरी है, डॉक्टर के पास जाना कितना ज़रूरी है। काइंडली मैं चाहता हूँ कि एक जो पब्लिक सर्विस मैसेज आपकी तरफ से तमाम देखने वालों को वो ज़रूर जाना चाहिए। जी, मेरा ये तमाम पब्लिक के लिए मैसेज है कि जब भी आपको किसी किस्म की भी कोई तकलीफ़ हो तो आप ख़ुद सेल्फ मेडिकेशन ना करें और लाजमी किसी डॉक्टर को चेक करवाएं और उसकी प्रिस्क्राइब की हुई मेडिसिन के अकॉर्डिंग दवाई ली जाए, ना कि ये कि आप एक दिन, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो फिर किसी दिन अगर मौका मिला तो डिस्कस करेंगे कि ड्रग्स को इनकम्प्लीटली तौर पे लेना, जिस तरह प्रिस्क्राइब हुई होती हैं उस तरह नहीं लेते। मतलब जितने दिन के लिए कही गई है, दिन के लिए कही गई है, जितने टाइम के लिए कही गई है उतनी नहीं ली जाती। जाते हैं एक गोली डॉक्टर साहब ने कह दी जी 5 दिनों के लिए दवाई दी जाएगी, तो वो 2 दिन की दवाई खा के ठीक हो जाते हैं, तो अगले 3 दिन की दवाई नहीं। बिल्कुल ऐसा होता है। और इसके अंदर सबसे बड़ा इशू ये है कि जब ड्रग दी जाती, ख़ासतौर पे ये सारी बातें एंटीबायोटिक्स के लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है अगर उसको इनकम्प्लीट कोर्स के लिए इस्तेमाल किया जाए तो। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर एक गोली भी मरीज़ लेने जाए तो उसको दे दी जाती है, जबकि बाहर के मुल्कों के अंदर जो कि अप्रूव्ड है कि अगर एक पत्ता है तो वो पैक जो है वो पूरे का पूरा सेल होगा, और उस पूरे के पूरे सेल होने के जब वो एक बंदा मरीज़ ख़रीद लेता है, यहाँ ख़रीदने पे है, यहाँ ख़रीद लिया जाता है तो वो खा लिया जाएगा, अगर ख़रीदा ही नहीं जाएगा और घर में नहीं आएगा तो वो नहीं खा सकता। तो आप मतलब आप कहते हैं कि ये जो 2 गोली 4 गोली करने के बाद ये इस नहीं करना चाहिए? नो, नेवर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो मैं देना चाहूँगा जो आवाम को, कि आप काइंडली जो डॉक्टर जिस तरह प्रिस्क्राइब कर रहा है, जितने दिनों के लिए प्रिस्क्राइब कर रहा है, आप वो कोर्स कंप्लीट करें। बेशक आपके सिम्टम्स रिजॉल्व हो गए हों, ख़ास तौर पे एंटीबायोटिक्स कोर्स, क्योंकि उसकी वजह से फिर बाद में रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है और वो एंटीबायोटिक फिर आपके ऊपर असर नहीं करती। और मैं डिज़ीज़ के बारे में जैसे बात हो चुकी है कि हर ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि मरीज़ को नहीं पता होते, जो लॉन्ग लास्टिंग बहुत मसले करते हैं। फिर ड्रग के साथ इंटरेक्शंस होते हैं, एक ड्रग खा रहे हो तो दूसरी ड्रग उसके साथ खाई जा सकती है कि नहीं खाई जा सकती, उसके एक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। फिर जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो बताई गई कि मास्क कर दिया जाता है, टेम्प्रेरी तौर पे सिम्टम्स तो रिलीव हो जाते हैं आपके, लेकिन एक्चुअल डिज़ीज़ ट्रीट नहीं होती। और फिर उसके बाद एब्यूसिवनेस जैसे डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है। और फिर इकोनॉमिक बर्डन भी है आप लोगों के लिए। इकोनॉमिक बर्डन भी कि शुरू में आपने टेम्प्रेरी तौर पे कुछ दवाइयाँ ली, स्टेज ऑफ द डिज़ीज़ बढ़ गई, फिर आपकी जो ड्रग्स होंगी, जो दवाइयाँ होंगी, जो इलाज होगा वो ज़्यादा कॉस्टली भी होगा, लॉन्ग टर्म के लिए भी होगा, जिससे मरीज़ों को भी अपने इकोनॉमिकल बर्डन भी बढ़ाना पड़ेगा। तो मेरी तमाम आवाम से ये दरख्वास्त है कि जब भी आपको कोई मसला हो तो लाजमी डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके फिर मेडिकेशन स्टार्ट करें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। आइए जी आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम में मज़ीद से शामिल करते हैं, हमारे साथ रहिए। हज़रात, अद्वियात का अज़ खुद इस्तेमाल किसी भी तरह के ख़तरे से खाली नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सारी मिथ्स हैं, हमारे यहाँ बहुत सारी होम रेमेडीज़ हैं जिन पर हम काम करते हैं, और ज़्यादातर हमारी काहली और सुस्ती भी इसकी बहुत बड़ी वजह है कि हम डॉक्टर के पास जाने से ज़्यादा प्रेफरेबल समझते हैं कि घर में जो भी अद्वियात पड़ी हैं, वो पेट दर्द की है, वो सर दर्द की है या वो बुखार की है, तो हम उसे रेगुलर बेस पे इस्तेमाल करते हैं। जो हमारी रूटीन चल रही आ रही होती है उसी को सामने रखते हुए हम उन अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं। और लेकिन हमें ये बिल्कुल नहीं पता होता कि जो सर में दर्द है क्या वाकई वो सर में दर्द की अलामत है या वो किसी और बीमारी की अलामत को इंडिकेट कर रही है, या अगर हमारे स्टमक में दर्द है या हमारे सीने में जलन है तो वो किस बीमारी को इंडिकेट कर रही है। हम क्या करते हैं, हम बोतलें पी लेते हैं, हाँ जी वो दूध सोडा पी लो जी, पानी का इस्तेमाल कर लो जी, नींबू पानी पी लो जी, ठीक है, और वो डकार आ जाएगा तो हम ठीक हो जाएंगे। यानी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आम तौर पर घरों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो
किस कदर खतरे की घंटी आपको देती हैं, आपको बिल्कुल इस बात का आइडिया नहीं होता। खवातीन हज़रात, इस हवाले से ऑफ कोर्स ये हमारा आज का बेसिक टॉपिक है और इस हवाले से हम बात करने के लिए आज मियां तनवीर अहमद साहब के पास मौजूद हैं। आप फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स फैसलाबाद हैं, इसके अलावा आप चेयरमैन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन फैसलाबाद हैं। सर से कीमती वक्त लिया है इस हवाले से, क्योंकि बीइंग अ चेयरमैन डेफिनेटली आप बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। मार्केट में भी बहुत सारी इश्यूज़ भी हैं जिनमें बहुत सारी मेन अद्वियात की शॉर्टेज भी है, उस वाले से भी बात करेंगे। भी ये जो लोग अपने घरों में बैठे खुद से ही डॉक्टर बन जाते हैं, ये किस कदर नुकसानदेह है, इस वाले से भी बात करते हैं। सर, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूँ मैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, कैसे आप? ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो मैं आपका और सिटी 41 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग गाहे बगाहे इस तरह के सेंसिटिव इश्यूज़ को लेके प्रोग्राम करते रहते हैं, जिससे लोगों के जो मसाइल हैं उनको कम करने में भी मदद मिलती है और लोगों को बहुत सारी चीज़ों के हवाले से अवेयरनेस भी मिलती है, ताकि वो जो होने वाले नुकसानात हैं जो अपनी लाइमी की वजह से करते हैं, उनसे वो उनके नुकसानात जो हैं वो कम हो सके। सर, सबसे पहले मुझे आप ये बताइए, हमारे यहाँ एक दो अद्वियात ऐसी हैं जो शायद आबाओ अजदाद से चल रही होती हैं और हम उनको आगे भी चलाते रहते हैं और हमारे बच्चे भी वही चीज़ चलते हैं। सर में दर्द है, वो एक मखसूस गोली है जनाब, वो डिस्प्रिन खा लो जी, पैनाडोल खा लो जी, या इस तरह की कोई भी चीज़ खा लो जी, और बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर को दिखाए हुए, उसकी बग़ैर हिदायत के हम ये खुद से अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं। ये किस हद तक सही है या किस हद तक नहीं है, ये बताइए प्लीज़। इसके हवाले से मैं कहूँगा कि ये सही तो खैर बिल्कुल भी नहीं है और गलत भी कुछ थोड़ा गलत नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि इससे जो सेल्फ मेडिकेशन है, इससे एक तो जो हमारी बीमारी ठीक होनी होती है वो ठीक होने के जो चांसेस हैं वो 2-4-5% ही आप कह सकते हैं कि बाय चांस किसी बंदे को उस इंडिकेशन में उस मेडिसिन की ज़रूरत हो और लकीली वो मेडिसिन यूज़ करे और वो पक्की हो जाती है, तो वो शायद उसको उससे फ़ायदा हो जाए। लेकिन उसमें जो बाकी लोग उस इंडिकेशन के हवाले से उनको किसी चीज़ का वो पता नहीं होता कि आया इनको भी वही इंडिकेशन है जिसमें वो चीज़ यूज़ करने जा रहे हैं। ठीक है। लेकिन वो एक दूसरे को जो हम वो प्रेस्क्रिप्शन बताने में या मेडिसिन बताने में, जब कोई बंदा हमारे फैमिली में या हमारे इर्द गिर्द कोई दोस्तों में कोई बीमार हो जाए तो लगता है कि उसके इर्द गिर्द रहने वाले जितने लोग हैं वो सारे के सारे ही डॉक्टर हैं। ऐसे ही, एब्सोल्युटली, क्योंकि हर बंदा उसको कोई ना कोई मेडिसिन अपने वो तजर्बात के हवाले से बता रहा होता है कि आप ये यूज़ करके देख लें, आप ये इस्तेमाल कर लें, आप ये लगा लें, ठीक है, ठीक है। और इसके नुकसानात के हवाले से मैं कहूँगा कि चूँकि हम लोगों में थोड़ा सा इलिटरेसी का भी एक फैक्टर है कि बिल्कुल, बिल्कुल, तालीम जो है वो उस तक आम नहीं है, और जिनकी तालीम है भी उनमें से बहुत से लोगों की जो तालीम है वो बहुत वाजबी सी है और लोगों को स्पेशली मेडिसिन के हवाले से अवेयरनेस जो है वो बहुत कम है। ठीक है। उसकी वजह से जो सेल्फ मेडिकेशन का रुझान है वो हमारे मुल्क में इस वजह से भी ज़्यादा है। इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर हैं कि एक तो अगर कोई हमारे यहाँ बीमार होता है तो हमारे यहाँ हमारे फैसिलिटीज़ जो हैं वो भी काफ़ी कम हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हॉस्पिटल्स और जो डिस्पेंसरीज वो बनी हुई तो हैं जी जी, लेकिन वहाँ पे भी जाकर चेकअप करवाना जो है वो एक कह लें कि जुए शेर लाने से कम नहीं है, कि वो इतना आसान नहीं है कि कोई बंदा अपनी छोटी मोटी बीमारी के लिए हॉस्पिटल में जाए और वहाँ से जल्दी से चेकअप करवा के तो वो वापस आ जाए। ठीक है। क्योंकि हॉस्पिटल में अगर आप ओपीडी में चेक करवाने के लिए जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपको पूरे दिन के लिए काम से छुट्टी करनी पड़ेगी। एब्सोल्युटली सर। और फिर जाके आप वहाँ पे लाइनों में लग के, क्योंकि वहाँ पे रश इतना ज़्यादा है, हमारे जो इस तरह के हॉस्पिटल्स हैं वो बहुत कम हैं तादाद में हमारी आबादी के तनासब से। इस वजह से वहाँ पे अगर आप ओपीडी में चेक करवाने जाएं तो अगर आप 9 बजे सुबह वहाँ पे जाएंगे तो आपको वहाँ से निकलते निकलते कोई 1-1.5 बज जाएगा। सही है, सही है। अच्छा सर, ये जो नॉलेज होता है, देखें मैं अगर किसी एक इदारे में काम करता हूँ मिसाल के तौर पे, और मेरे पास अगर डेली बेसिस पे पब्लिक डीलिंग कोई सर्विस है मेरे पास, तो क्या उससे जो मेरा जनरल नॉलेज गेन होता है, उससे जो मुझे समझ आती है कि हाँ बार बार एक चीज़ की प्रैक्टिस होती है, तो क्या वो भी कहीं ना कहीं बैक एंड पर किसी भी सेल्समैन के पास एक्सपीरियंस के नाम की चीज़ होती है कि अगर वो उसकी बेस पे भी कोई चीज़ दे तो शायद वो सूटेबल हो? नहीं, मैं इस बारे में बिल्कुल ये कहूँगा कि उनको उस एक्सपीरियंस की बुनियाद पे इस चीज़ का तो एक्सपीरियंस हो जाता है कि वो अगर कोई प्रेस्क्रिप्शन उनके पास आए और उनकी जो हैंड राइटिंग डॉक्टर्स की अक्सर वो कुछ इस तरह की होती है कि उसको पढ़ने में आम आदमी उसको पढ़ नहीं सकता, चाहे वो जितना भी एजुकेटेड हो। उनका इस चीज़ में तो एक्सपीरियंस हो सकता है कि वो किसी भी डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन को आसानी से पढ़ लें,
और उसके बाद जो उस प्रेस्क्रिप्शन के मुताबिक जो मेडिसिन है जी जी। वो निकालने में उतना टाइम ना लें जितना कोई नया सेल्समैन उसमें टाइम लेगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि उस मेडिसिन के इस्तेमाल से उसका फ़ायदा होना है या नुकसान होना है, तो उसके हवाले से उनका नॉलेज ना होने के बराबर होता है। ठीक है। और सेकेंडली किसी मेडिसिन को यूज़ करवाते वक्त सिर्फ उसकी ये चीज़ नहीं देखी जाती कि इससे फ़ायदा क्या होगा, बल्कि उसके पीछे दूसरे अवामल जो होते हैं वो भी देखने होते हैं Absolutely, कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इस मेडिसिन का किस दूसरी मेडिसिन के साथ कम्बिनेशन बनाकर बनता है या नहीं बनता है। ठीक है। किसी और दूसरी मेडिसिन के साथ इसको इस्तेमाल नहीं करवाना। ठीक है। और किस टाइम पे लेनी है और कितनी डोज लेनी है, इसके हवाले से जो आम एक सेलमैन है नहीं बता सकता। एक डॉक्टर Yes, ने agree. अपनी पूरी एक ज़िंदगी का जो एक कीमती हिस्सा जो टाइम है वो दिया हुआ होता है। और जिस तरह से ये डॉक्टर बनते हैं, मैंने तो अपने घर में, चूँकि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे घर में ही डॉक्टर, बेटी भी मेरी डॉक्टर है, मेरी बहू भी डॉक्टर है, मेरा दामाद भी डॉक्टर है, मेरा भाई भी डॉक्टर था। उनकी अनलकीली कुछ अर्सा पहले डेथ हो गई थी। तो मेरी फैमिली में शुरू से हम लोग जो डॉक्टरों में उनको पढ़ते हुए भी देखते आ रहे हैं और जिस तरह से वो डॉक्टर बनते हैं और इसके लिए उनको जितनी मेहनत करनी पड़ती है, जिस तरह रातों को जाग जाग कर पढ़ना पड़ता है और जिस तरह वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जितना टाइम उनको हाउस जॉब में, हॉस्पिटल्स में ड्यूटी करके प्रैक्टिस में बहुत टाइम लगता है। एब्सोल्युटली। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हासिल करने में लगता है और उसके बाद जाकर वो इस काबिल होते हैं कि वो जो है वो किसी मरीज़ का जो है वो इलाज कर सकें। ठीक है। बल्कि मैं तो कहता हूँ वो भी, उनकी कॉम्पिटेंसी भी अभी कम होती है और उसके आगे जाके जब वो स्पेशलाइजेशन करते हैं, FCPS करते हैं, उसमें भी उनको 4 साल अपनी वो ट्रेनिंग जो है वो लेनी पड़ती है। ठीक है। बड़े सीनियर डॉक्टर्स के साथ, प्रोफेसर्स के साथ जब वो काम करते हैं तो फिर जाकर कहीं वो इतने इस काबिल होते हैं कि किसी मरीज़ को उसकी बीमारी को अच्छे तरीके से डायग्नोज कर सकें और उसके अकॉर्डिंगली उसको सही वाली मेडिसिन जो उस कब लेनी है और कितनी लेनी है, कौन सी लेनी है, वो जो है वो प्रेस्क्राइब कर सकते। अच्छा सर, जो फार्मासिस्ट होते हैं, आजकल ये भी बड़ा ट्रेंड है कि जो फार्मासिस्ट मुख्तलिफ जो फार्मेसीज़ हैं जो प्राइवेट तौर पर काम कर रही हैं, फार्मासिस्ट वहाँ जाते हैं, अद्वियात की तजवीज़ भी देते हैं और एक सर्कल चलाने की भी जो एक सिलसिलाकार है फार्मासिस्ट का, जो उनकी एक जिम्मेदारी होती है। अच्छा, ये प्रॉपर कॉम्पिटेंट फार्मासिस्ट बाकायदा डॉक्टर्स होते हैं, पढ़े होते हैं, इनको मालूम होता है कि कौन सी अद्वियात देनी है, कितनी कौन कौन सी कंपनीज की अद्वियात अच्छी हैं या नहीं हैं, क्योंकि ये रिकमेंडेशंस भी दे रहे होते हैं फार्मेसीज पे जाके। तो इनके हवाले से क्या कहेंगे आप? हाँ, उसके हवाले से जो तो पूरे क्वालिफाइड फार्मासिस्ट हैं, जैसे आजकल पहले जो हमारी जो डिग्री कोर्स होता था वो बी फार्मेसी होती थी, अब उसको डी फॉर्म कर दिया गया, उसका नाम चेंज कर दिया उन्होंने, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी उसको कह लें, उसका नाम चेंज करके डी फॉर्म कर दिया गया। हाँ, जो क्वालिफाइड फार्मासिस्ट हैं उनके पास यकीनन ये पूरा सर्टिफिकेशन सब होता है बिल्कुल, कि किस इंडिकेशन में कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए, कितनी डोज उसको देनी चाहिए, उसके साइड इफेक्ट्स क्या है, मतलब उन पर रिलाई किया जा सकता है, उनकी तरफ से अगर सजेशन जो मिल जाती है रिलाई किया जा सकता है। बल्कि यूरोप में तो जो प्रैक्टिस है वो दूसरे तरीके से है थोड़ी सी। उसमें जो डॉक्टर का काम है, डॉक्टर का काम डायग्नोसिस का है कि डॉक्टर किसी भी बीमारी को डायग्नोस करता है, उसके लिए कौन से टेस्ट तजवीज़ करने हैं, उसके लिए अल्ट्रासाउंड करवाना है, CT स्कैन करवाना है या कोई और किसी भी तरह की रिपोर्ट करानी है, के टेस्ट करवाने हैं। और वो मेडिसिन के लिए वो अपना जो फार्मासिस्ट होता है उसको कंसल्ट करते हैं और वो उन्होंने अपने साथ जी परमानेंट तौर पर रखे होते हैं। उनके जो किसी भी मेडिसिन की डोज तजवीज़ करने में या उसकी साइड इफ़ेक्ट्स के हवाले से वो एक फार्मासिस्ट का नॉलेज यकीनन जिसने मेडिसिन पढ़ी हुई है सारी से कम नहीं होता, बल्कि शायद किसी हवाले से उनसे ज़्यादा ही होता हो, क्योंकि उन्होंने एक ही सब्जेक्ट सिर्फ फार्मेसी को पढ़ा हुआ होता है। सही है। जबकि डॉक्टर्स का जो फार्मेसी एक सब्जेक्ट होता है, लेकिन इसके साथ बाकी चीज़ें बहुत सारी उनको जो दूसरी हैं वो भी पढ़नी पड़ती हैं। तो वो इसलिए जो फार्मेसी रिलेटेड चीज़ें हैं वो उस पर उतना उनका अबूर नहीं होता जितना किसी फार्मेसी। सर, एलिजिबिलिटी के बारे में भी चले हम, क्योंकि बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे, बच्चे भी होंगे जो हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे, जो लाइफ में आगे ये भी उनके पास एक सब्जेक्ट है।
अगर वो मेडिसिन भी पढ़ना चाहें तो वो पढ़ सकते हैं। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो कहाँ पर होती है और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, ज़रा देखने वालों को बताएं, शायद इससे कुछ देखने वालों को फ़ायदा हो जाए। एलिजिबिलिटी तो ऑलमोस्ट एक ही है कि डॉक्टर्स के लिए भी आपको FIC प्री मेडिकल करनी पड़ती है और उसके बाद आपको MBBS में आप एडमिशन्स लेते हैं। सही है। लेकिन चूँकि डॉक्टर्स की डिमांड ज़्यादा है, या भी हमारे मुल्क में चूँकि डॉक्टर्स बहुत कम है, अगर अब भी हम देखें तो हज़ारों जितनी हमारी आबादी है जी जी। उसके हिसाब से हज़ारों लोगों के लिए एक ही डॉक्टर जो है वो हमारे मुल्क में अवेलेबल है। ऐसे ही तो इसलिए डॉक्टर्स की शॉर्टेज है हमारे पास। डॉक्टर्स की अभी भी शॉर्टेज है क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो अच्छी जॉब्स ना मिलने की वजह से या अपनी वो मतलब बाहर के मुल्कों में भी यहाँ से हमारे हालात ही ऐसे हैं सर, कई लोग माइग्रेट कर जाते हैं। ऐसे ही जो हमारे इस वक्त एजुकेशन का ट्रेंड है उसमें अगर आप मेडिकल कॉलेजेस में देखें तो 70% जो फीमेल्स हैं वो चूँकि माशाल्लाह इम्तहानों में उनको दूसरी एक्टिविटीज़ ज़रा उनकी कम होती हैं तो सही है, उनके सही है। जो नंबर्स हैं वो ज़्यादा आ जाते हैं। तो मेरिट के ऊपर मेरा ख्याल में वो ये तादाद शायद कोई 1-2% का ऊपर नीचे हो, लेकिन मेरे ख्याल में 70-30 की रेशो है। एक ब्रेक की जानिब जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और तमीर साहब से बड़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं जो हमने अगले हिस्से में डिस्कस करनी है। कुछ बड़े अहम सवाल आते हैं जिनके जवाब हम इनसे लेंगे। एक ब्रेक की जानिब जाते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और आज के टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं स्पेशली वो लोग जो खुद से डॉक्टर बन के अपना इलाज करने की कोशिश करते हैं और जो दिल आता है घर में जो भी मेडिसिन पड़ी हो वो खा लेते हैं, उसका फ़ायदा कितना है, नुकसान कितना है, इस हवाले से बात कर रहे हैं। और कुछ फार्मेसीज़ के इश्यूज़ हैं जो आम आदमी को, जो आम आवाम को देखने में और फेस करने में आते हैं, उस हवाले से भी बात कर रहे हैं। हमारे साथ तमीर साहब मौजूद हैं और इनसे हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। अच्छा सर, सबसे पहले जैसे हमने पिछले हिस्से में के हवाले से बात की, सर टीबी के हवाले से भी हमें आज सुनने में आ रही है कि टीबी की भी कुछ मखसूस अद्वियात हैं जो कि मार्केट में शॉर्टेज हैं। अब देखें ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी है, ठीक है, और इसमें जो मुब्तला मरीज़ होता है उसके लिए तो उसका एक तो घर में उसका माहौल अजीब सा होता है और उसके बाद से फिर अगर वो मेडिसिन भी जो उसकी रिलीफ का कहीं बायस बनती है अगर वो भी नहीं मिलती तो फिर इससे सीधा सीधा तो आवाम को मारने वाली जो है ना कोई कसर नहीं छोड़ रही जो हमारे स्टॉक करने वाले लोग हैं, जो ज़ख़ीरा अंदोज हैं। इस हवाले से मुझे बताइए कि क्या ऐसा इस हवाले से भी क्यों हो रहा है और इसके ऑल्टरनेट में अगर फौरी तौर पर नहीं होता तो कौन कौन सी चीज़ें की जा सकती हैं? एक वक्त था पिछले को आज से 5-6 साल पहले चले जाएं तो हमारे मुल्क में टीबी की अद्वियात बहुत वाफर मिकदार में मौजूद थी, इतनी ज़्यादा इनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, बल्कि कुछ कंपनीज़ ने यहाँ से अफ्रीकन कंट्रीज़ को और मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ को टीबी की मेडिसिन एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दी थी। मैं उसका अली शाहिद हूँ गवाह, मुझे पता है कि यहाँ पे कंपनीज़ यहाँ से टीबी की जो मेडिसिन थी एक्सपोर्ट भी सही है होती थी। यहाँ पे रशियन कंट्रीज़ को, बहुत सारे मुल्कों को यहाँ से जाया करती थी। लेकिन अभी इन दिनों में फिर देखने में आ रहा है कि जो टीबी की, मुझे भी 1-2 बार कुछ दोस्तों ने रिक्वेस्ट की कि मेडिसिन उनको मिल नहीं रही, फिर से जो इसकी शॉर्टेज है वो होना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से लोग, आपको तो पता होगा ना सर रीज़न, एक्चुअल रीज़न क्या है? बस इसकी रीज़न को एज सच वो मतलब वैसे तो ठीक है, ब्लैक मार्केटिंग की वजह से भी चीज़ें शॉर्ट होती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इसमें एक तो या उसका कोई प्राइस फैक्टर है, वो जो गवर्नमेंट अगर प्राइस नहीं दे रही, या फिर उसके रॉ मटेरियल की दस्तयाबी में कोई मुश्किलात हैं। अदरवाइज़ वैसे क्योंकि इसके हवाले से कोई ऐसी चीज़ ज़्यादा सुनने में नहीं आती कि ये बहुत ज़्यादा ब्लैक हो रही हो। गवर्नमेंट की अपनी स्कीमें भी इसके हवाले से चलती रहती हैं, टीबी प्रोग्राम्स उनके चलते हैं और गवर्नमेंट खुद मेडिसिन परचेज़ करके भी मरीज़ों को ये दवाइयाँ मतलब मुहैया करती है। या तो वो कुछ ऐसी इसमें रीजंस हैं, मैं एग्जैक्टली ये नहीं कहूँगा कि ये ब्लैक मार्केटिंग की वजह से ज़्यादा, मल्टीपल रीजन, देयर आर मल्टीपल रीजंस हैं, लेकिन ये मार्केट में शॉर्टेज इसकी अभी आजकल चल रही है और जिनसे मरीजों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है कि उनमें मतलब उसके ऑल्टरनेट में भी शॉर्टेज है। हाँ, उसकी प्रॉब्लम ये है कि ये टीबी की मेडिसिन ऐसी हैं, उसकी 2-3 कंपनीज बनाती हैं, लेकिन उसमें तकरीबन जो उसके इंग्रेडिएंट्स वही यूज़ होते हैं जी। जो आम दूसरी एंटीबायोटिक्स हैं वो टीबी वाले मरीज पे वो काम नहीं करते। सही है, स्पेशल इंग्रेडिएंट्स उसके स्पेसिफिक वो जो रेफेम्पसिन होती है और मैमटोल होती है, INH है, दूसरी वो 3-4 जो मेडिसिन हैं वही उसको यूज़ करवानी होती है। सही है सर, बड़ा ही मेजर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हम अक्सर जब किसी भी मेडिकल स्टोर जाते हैं, फार्मेसी जाते हैं, तो हम डॉक्टर की जो प्रिस्क्राइब्ड जो उनकी दवाई है, मेडिसिन है, जब हम वो लेने जाते हैं तो हमें कहा जाता है कि जी ये अवेलेबल नहीं है,
हाँ इसके ऑल्टरनेट में मेरे पास जो फलानी कंपनी की मेडिसिन मौजूद है, फार्मूला सेम है, आप वो ले जाएं। और मजबूरन ज़ाहिर है आपने अद्वियात तो लेनी है, आपने दवाई तो लेनी है। और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो एक से नहीं मिली तो दूसरी तीसरी चौथी पांचवी फार्मेसी पे चले जाएं, वो कहते हैं अच्छा नहीं, अच्छा चलो यार वो वाली दे दो, हाँ फार्मूला सेम है, हाँ जी फार्मूला सेम है। सर ये जो चीज़ होती है, पहले मुझे बताएं कि ये जो लोकल मेडिसिन कंपनीज़ हैं, सेल्समैन को क्या कुछ ऑफ़र देती हैं, या सेल्समैन के पास वाकई वो मेडिसिन नहीं मौजूद होती तब वो उसके ऑल्टरनेट में किसी दूसरी लोकल मेडिसिन कंपनी की मेडिसिन जो है वो ऑफ़र करता है? रीज़न क्या है, प्लीज़ बताइएगा। इसमें दोनों चीज़ें हैं, हम उनको दोनों को अलग-अलग डिस्कस करें। जी 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 प्लीज़। इसमें 100% ना तो वो लोग कसूरवार हैं जो मेडिकल स्टोर के ऊपर सेल्समैन ठीक है मेडिसिन बेच रहे हैं, ठीक है। उनमें से कुछ उनकी परसेंटेज कम है, कुछ तो नेक नीति के साथ ये काम कर रहे हैं कि उसमें सारे नहीं, कुछ परसेंटेज है, थोड़ी परसेंटेज है वो जी, जो नेक नीति के साथ ये कर रहे हैं कि अगर कोई मेडिसिन लेने उनके पास कोई आता है तो जाहिर है जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उनकी मार्केटिंग टीम्स बहुत बड़ी हैं, उनका डॉक्टर्स के ऊपर बहुत होल्ड है, डॉक्टर्स से उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं जी, और प्रेस्क्रिप्शन पे उनकी मेडिसिन ज़्यादा लिखी हुई आती है जी। कुछ तो नेक नीति के साथ पेशेंट के साथ हमदर्दी करते हुए कि यार इतनी महंगी मेडिसिन, क्योंकि वो मेडिसिन बहुत महंगी जी हैं, जी जी, उनके मुकाबले में जो हमारी लोकल मेडिसिन हैं वो बहुत सस्ती हैं। तो कुछ तो खुदा खौफी नेक नियति के तौर पर हुए कि यार एक बंदा जो है वो अब 100 रुपये की गोली अफोर्ड नहीं करता तो उसको सजेस्ट करते हैं कि किसी लोकल कंपनी की मेडिसिन वही सेम इंग्रेडिएंट विद द सेम एफिकेसी या 95% एफिकेसी के साथ कह लें आप, आसान अल्फाज में फार्मूला है कि चलो यार अगर ये बंदा दवाई अफोर्ड नहीं करता और बजाय इसके कि ये मेडिसिन बिल्कुल ना खाए और उसकी वजह से इसकी बीमारी बढ़ जाए और ये ठीक ना हो सके तो उसको सजेस्ट कर देते हैं कि ये इसके मुतबादिल ये मेडिसिन अगर आप ले लो तो चलो आप अफोर्ड भी कर लोगे, और उसको वो उसकी सही वाली प्राइस पे जो कि जितने में उसको ख़रीद के उसके ऊपर माकूल मार्जिन लेके अगर दे फिर तो वो नेक नीयत है। लेकिन क्योंकि जो लोकल मेडिसिन है वो मल्टीनेशनल के मुकाबले में 1/4 प्राइस के ऊपर आती है और एक गवर्नमेंट की ये पॉलिसी बस ये कह लूँगा कि इसको तो मैं कहूँगा कि माफियाज ने ही वो बढ़ावा दिया हुआ है कि दवाई एक उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट है वो तो मल्टीनेशनल के मुकाबले में, क्योंकि उनके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं, एब्सोल्युट, फिर उनकी क्वालिटी भी हाई होगी, क्वालिटी भी डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड से फ़र्क पड़ता है जी। मेडिसिन की एफिकेसी में ये नहीं कि वो महंगी दवाई सिर्फ महंगी वैसे ही बेच रहे हैं, वो उसके और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि उनके मार्केटिंग एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हैं, वो जिस तरह की आजकल ख़बरें आ रही हैं बल्कि इसके ऊपर इंक्वायरीज भी चल रही हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो मिलियंस क्या अब तो शायद वो बिलियंस में चले गए, सैकड़ों मिलियंस जो है वो डॉक्टरों के ऊपर भी खर्च कर रहे हैं। और पिछले दिनों में मैं कल परसों देख रहा था कि 3000 डॉक्टर्स एक कंपनी की खबर आई थी, पता सर डॉक्टर्स को ऑन बोर्ड देखे, अब मैं फॉरेन टूर के ऊपर उन्होंने वो एक किया हुआ था, तो इस तरह के जो खर्चे हैं वो भी जाहिर है वो पेशेंट के ऊपर ही पड़ते हैं सर देखे, और पेशेंट को ही वो जो पेशेंट को ही वो अदा करने पड़ते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान में तो पता है कि बिजली की चोरी कोई करे तो वो भी जो नहीं करते उनको उसका बिल देना पड़ता है। इस तरह जो कंपनीज जो इस तरह के लल्ले तल्लों में जो पैसे खर्च करती हैं वो भी जो पैसे हैं वो मरीज को ही देने पड़ते हैं, वो पेशेंट। सर देखें अब अंदर की बात अब आप तो डेफिनेटली जानते होंगे, लेकिन जो मेरे तक बात है वो ये है कि जो लोकल मेडिसिन कंपनीज़ हैं ये बाकायदा फार्मेसीज के जो मालिकान होते हैं इनको बड़े इंसेंटिव्स ऑफ़र करती हैं, इनको गाड़ियाँ ऑफ़र करती हैं, इनको फॉरेन टूर्स ऑफ़र करती हैं, और इनके पास जो सेल्समैन होते हैं उनको अपनी दवाई बेचने पर भी उनके मंथली इंसेंटिव्स होते हैं और बाकायदा उसका चेक भी होता है और मिलियंस ऑफ रुपीज़ इंसेंटिव्स के तौर पर फार्मेसीज के जो मालिकान होते हैं इनको दिए जाते हैं मेडिसिन लोकल मेडिसिन कंपनीज की जानिब से। बिल्कुल बात आपकी दुरुस्त है, इसमें मैं इसलिए इसको डिफेंड नहीं करूँगा क्योंकि जो लोकल मेडिसिन है उनकी असल में गवर्नमेंट ने ना रेट उनको भी वही दिए हुए हैं, अप्रूव किए हुए हैं जो मल्टीनेशनल के हैं। ठीक है, अब अगर कोई मल्टीनेशनल की दवाई को 200 रुपये की बिक रही है तो नेशनल कंपनी जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उससे बहुत कम है वो उसने भी जो उसकी रिटेल प्राइस है वो 200 रुपये ली हुई है, उसका रेफरेंस कोट करके कि जी वो फलां कंपनी मल्टीनेशनल है उसकी 200 रुपये प्राइस है
और गवर्नमेंट ने भी जो एक फार्मूला वहाँ पे बनाया हुआ है या उसके अंडर हैंड भी बहुत कुछ होता है, हालांकि उनको भी पता होता है, रेट देने वालों को भी, कि ये जो मेडिसिन जिसके ये रेट मांग रहे हैं इसकी एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वो नहीं है। ठीक है। लेकिन इसके बावजूद उनको जब वही रेट अलाउ कर दिया जाता है कि वो जो रिटेल प्राइस किसी मल्टीनेशनल कंपनी की होती है और वो एक्चुअल जो उसकी प्राइस है वो अगर 200 रुपये की वो है तो वो उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 20, 25, 30 रुपये होती है। जी जी जी, सस्ती पड़ती है। इसकी वाज़ेह मिसाल मैं आपको दे सकता हूँ इस तरीके से कि चूँकि मेरा तल्लक ज़्यादा बिजनेस मेरा जो है वो जो इंस्टीट्यूशन को सप्लाईज का है जी, कि जब वही कंपनी जो मार्केट में एक मेडिसिन 150 रुपये की बेच रही होती हैं और जब टेंडर बिजनेस में वो आती हैं तो वही मेडिसिन वहाँ पे वो 30, 40, 50 रुपए में भी कोट करके तो उनको भी वो सप्लाई करके उसमें भी मुनाफा कमा रही होती हैं। सही है, बहुत शुक्रिया सर, तो आपके कीमती वक्त बहुत शुक्रिया। खबरदार आज के प्रोग्राम में हमने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन शामिल करने की कोशिश की है। आज हमने मेडिसिन पे बात की, आज हमने ख़ुद का डॉक्टर बनना किस हद तक नुकसानदेह है उस पर बात की, मेडिसिन खुद से लेनी चाहिए या नहीं उस पर बात की, कितना फ़ायदेमंद है और कितना नुकसानदेह है। इन दी एंड ये मैं आपसे कहना चाहूँगा, एक मेजर आज के प्रोग्राम का जो मेन चीज़ें हैं वो मैं एक बार फिर से थोड़े टाइम में रिपीट कर देता हूँ। ख़ुद का डॉक्टर बनना छोड़ें। ये जो आप सर दर्द हो गई तो आप डिस्प्रिन खा लेते हैं, बुखार हुआ तो पैनाडोल खा लिया और आपको लगता है कि आप ठीक हो गए, ये करना बंद करें। क्योंकि सर में दर्द हो रहा है, ज़रूरी नहीं है कि कॉज सर में दर्द ही है, हवा लग गई है, ठंड लग गई है। नो, अब बुखार हो रहा है तो सिर्फ यही ज़रूरी नहीं है कि यार हल्का फुल्का बुखार हुआ, जनाब सर्दी लग गई है या मौसम का चेंज है, यार थक गए। नो, देर कैन बी अ ह्यूज रीज़न बिहाइंड दैट। कोई ऐसा बड़ा मसला जो मेजर इशू आपके अंदर बॉडी के अंदर चल रहा हो सकता है जो आपको बार बार इंडिकेट कर रहा हो कि भाई मुझे चेक कराओ, भाई मुझे डॉक्टर के पास लेके जाओ। सो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट किया करें, जो भी आपका फैमिली डॉक्टर है, आपके घर के नज़दीक का डॉक्टर है, जहाँ भी जिसके साथ भी आपका एक ट्रस्ट बिल्ड है। क्योंकि ज़ाहिरी बात है हम उसी डॉक्टर के पास जाते हैं जिससे हमें शफा मिलती है, तो एक आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, एक साइकोलॉजिकली भी आप उस पर ट्रस्ट करते हैं और फिर आपका अपना एक्सपीरियंस भी हो जाता है। सो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप जब भी बीमार हों डॉक्टर के पास जाएं, ना कि खुद के डॉक्टर बने। क्योंकि खुद का डॉक्टर बनने के बाद एक चीज़, मौके पर तो आपको वक्ती रिलीफ मिल जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पे आप इतनी बड़ी बीमारी का शिकार हो जाते हैं कि आप अपनी जान से भी हाथ धो बैठ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम के तवसत से काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आप तक पहुँची होंगी। अगले प्रोग्राम में मिलते हैं। राना बाबू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।